Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of July 2022। तो 10 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। संडे का दिन था, मैं भी कुछ दूसरे काम में लगा हुआ था, इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में आपको वीडियो नहीं अवेलेबल करा पाया हूँ। दूसरी चीज़ कि इंडियन एक्सप्रेस का जो वीकली आता है वो आता रहेगा, है ना, तो वो भी कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं, तो ज़रूर उसको देखिएगा। तो जो लोग नए हैं चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, एंड जो लोग पुराने हैं प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, एंड वो सारा आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आज हम संडे का दिन है, लाइट नोट पे देखेंगे। पहली न्यूज़ है FATF के रिगार्डिंग, है ना। FATF ने अपने FATF की मीटिंग होने से पहले पाकिस्तान चाहता है कि जो मसूद अजहर है, जैश ए मोहम्मद का जो फाउंडर था मसूद अजहर, उसको और उसके भाई को अब्दुल रऊफ असगर को, इनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द। आप सबको पता है कि FATF ने लगभग 27 कंडीशंस दी थी, 27 कंडीशंस दी थी पाकिस्तान के लिए, कि कहा था ये 27 कंडीशंस आप पूरी करो, उसके बाद आपको हम ग्रे लिस्ट के बाहर कर देंगे, ठीक है ना। और अगर आपने पूरी नहीं की तो आपको हम ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। अच्छा, ये जो लिस्ट होती है FATF की, और ये ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रोकने के लिए होती है, कि जैसे मान लो FATF की ब्लैक लिस्ट में अगर आप आ गए तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी इंटरनेशनल डोनेशन या कोई भी इंटरनेशनल ग्रांट आपको नहीं दी जाएगी, किसी भी तरीके से कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म में उसका आप बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, पैसा आपको नहीं मिलेगा किसी भी संस्था के द्वारा, है ना। तो ये सारे इशूज़ आते हैं। FATF के रिगार्डिंग फैक्ट्स अगर आपको बताऊँ तो FATF आप सबको पता होगा कि G7 के द्वारा बनाया गया था। 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, G7 के द्वारा 1989 में फॉर्मेशन हुआ था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि FATF जब बना था तो उसमें एक काम इंक्लूड किया गया था, वो था आपका मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। तो इट वॉज एक्चुअली फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू स्टॉप द मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। लेकिन 2001 में जब सबमिट हुआ था, 2001 के बाद जो सबमिट हुआ उसमें इसमें टेरर फाइनेंसिंग को कर्ब करने के लिए, टेरर फाइनेंसिंग को स्टॉप करने के लिए भी मैकेनिज्म्स ऐड कर दिए गए। तो अगर आपसे UPSC ये क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्टिंग से ही टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए बनाया गया था FATF, तो वो गलत है। इसको बनाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, लेकिन 2001 में इसमें काम ऐड कर दिया गया, वो काम था टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट में है और उसको बहुत ही जल्दी वहां से वो कोशिश कर रहा है कि हटा दिया जाए। ट्राइबल वुमेन इन मध्य प्रदेश डाइज ऑफ बर्न्स। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको सहरिया ट्राइब और PVTG के बारे में बताया था, वैसे एक दिन मैं फिर से वही चीज़ रिपीट करूंगा। ये जो एक्चुअली केस हुआ है ये आपके गुना मध्य प्रदेश का केस है, जिसमें एक सहरिया वुमेन थी जिसको जला दिया गया था, एंड शी बिलोंग टू द PVTG ग्रुप। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जो PVTG होते हैं उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं। और PVTGs की कुछ कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है? कि इनकी प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मतलब जो इनके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो प्री एग्रीकल्चरल लेवल की होनी चाहिए। दूसरा, इनकी लिटरेसी लो लेवल की होनी चाहिए, लो लिटरेसी होनी चाहिए। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए। डिक्लाइनिंग या स्टैग्नेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए। एंड लगभग अगर मैं आपको इसके थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं तो 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि जो मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको आप एक सेपरेट कैटेगरी में डालो। मतलब ट्राइबल ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं इंडिया में, अगर आप ट्राइबल ग्रुप्स की बात करेंगे तो 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, है ना, 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। बट इनमें से कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसे हैं जिनको मैक्सिमम असिस्टेंस की ज़रूरत है, जो मैक्सिमम बैकवर्डनेस लेवल पे हैं, तो उनको अलग करने के लिए 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया। इसके बाद जो PVTGs हैं वो लगभग 52 PVTG डिक्लेयर किए गए थे उस समय। फिर इसके बाद 1993 में 23 एडिशनल PVTGs डिक्लेयर किए गए, और ऐसे में अभी प्रेजेंटली 75 PVTGs हैं। 75 यानी कि 75 PVTGs यहाँ पे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPSC ने अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा था, है ना, उसमें उन्होंने कहा था कि 100 से ज़्यादा PVTGs ने स्टेटमेंट दिया था, तो वो स्टेटमेंट गलत था। तो ये फैक्ट्स भी UPSC कर चाहे तो पूछ सकता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ आप देखिए, 20 रेड पांडास टू मेक अ होम इन द फॉरेस्ट्स। अब यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट नाम आएंगे नेशनल पार्क्स के और जूलॉजिकल गार्डन्स के, उनको नोट कर लीजिएगा। सिंगालीला नेशनल पार्क, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सिंगालीला नेशनल पार्क। ये आपका प्रोटेक्टेड एरिया है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। सिंगालीला ये आपका नेशनल पार्क है, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल पे है। और एक जू है दार्जिलिंग के पास, एक जू है जिसको हम बोलते हैं पद्मजा, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है? पद्मजा आपका एक करके
जूलॉजिकल पार्क है, जू है, और वहाँ से ये जो रेड पांडास हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये देख लो यहाँ पे लिखा है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ये भी आपका वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है ना। तो रेड पांडास जो है उनकी रीवाइल्डिंग, मतलब उनको दोबारा वाइल्ड एरियाज़ में भेजा जाएगा, वाइल्ड लाइफ में का पार्ट बनाया जाएगा उनके सर्वाइवल के लिए और उनको प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है ना। तो इट इज़ अ प्रोग्राम टू रिवाइल्ड द रेड पांडास। ये स्टार्ट किसने किया है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने। ये 20 आपके रेड पांडास को वाइल्ड में भेजेंगे, है ना। कहाँ पे भेजेंगे? सिंगालीला नेशनल पार्क, याद रखिएगा, सिंगालीला नेशनल पार्क जो भी वेस्ट बंगाल में है ना। और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, जू से नेशनल पार्क यानी कि वाइल्ड एरिया में इसको भेजा जाएगा। और ये IUCN के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो रेड पांडास है वो इंडेंजर्ड है। उनका साइंटिफिक नेम देखो क्या लिखा है, एलरस फल्जेंस। तो ये याद रखिएगा, एलरस फल्जेंस इनका साइंटिफिक नेम है रेड पांडास का, एलरस फल्जेंस। और इनके जो मैंने आपको रीजन्स बताए हैं, सिंगालीला और दूसरा मैंने आपको बताया है ये पद्मजा नायडू, वो इंपॉर्टेंट है। और एक न्योरा वैली नेशनल पार्क है, ये भी आपका वहीं पे है, न्योरा वैली नेशनल पार्क। तो न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है ये लगभग 88 किलोमीटर स्क्वायर्स का आपका रीजन है, न्योरा वैली नेशनल पार्क। एंड इट्स अ कॉम्पैक्ट पैच ऑफ वर्जिन फॉरेस्ट विच इज़ रिच इन द बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड इन द ईस्टर्न हिमालयाज। तो ईस्टर्न हिमालय से वो है। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ये बहुत कंटिग्यूअस है, मतलब कि सिक्किम और भूटान दोनों रीजन्स के बॉर्डर में ये है। और सिक्किम का दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके साथ ही लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो लिखा है कैटेगराइज्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज एज पर IUCN लिस्ट। तो जो रेड पांडास हैं वो कैटेगराइज होते हैं एज इंडेंजर्ड, याद रखिएगा, रेड पांडास आर इंडेंजर्ड एज पर द IUCN थ्रेटन्ड लिस्ट एंड दे आर शाय, सॉलिटरी एंड आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर्बोरियल का मतलब होता है जो पेड़ पे रहें मोस्ट ऑफ द लाइफ टाइम, जो अपनी पेड़ पे बिताएं, जैसे प्राइमेट्स हो गए, बंदर हो गए, इस तरह के होते हैं स्पीशीज विद दे आर आर्बोरियल। रेड पांडास आर सॉलिटरी आर्बोरियल एनिमल्स एंड दे आर कंसीडर्ड एज इंडिकेटर स्पीशीज फॉर इकोलॉजिकल चेंज। तो इकोलॉजिकल चेंज की ये इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में भी काम करता है ना। तो ये भी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि दे एक्ट एज अ इंडिकेटर फॉर इकोलॉजिकल चेंज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है UPSC में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो संडे का दिन है, अच्छी न्यूज़ आइटम्स आ जाते हैं वैसे, तो मैं वो सारी आपको बता देता हूँ। एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट फाइनली इन फोकस। तो यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई साइट को फोकस में लाया है और ये साइट 20 सालों के बाद फोकस में आई है, ठीक है ना। और ये साइट कौन सी है? इट इज़ द बुद्धिस्ट साइट ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर नियर कनगनहल्ली, याद रखिए कनगनहल्ली, याद रखिएगा, दिस इज द प्लेस कनगनहल्ली विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सन्नति साइट। सन्नति साइट का पार्ट बनती है, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट है आपका, कर्नाटका वाला रीजन है ये, ठीक है ना। कनगनहल्ली, याद रखिएगा, दिस इज द नेम। एंड भीमा रिवर के पास है ये, विच इज़ नियर कनगनहल्ली, दिस इज अ साइट। एंड ये बेसिकली 20 सालों से ओपन है। बहुत सारे यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स और ये सब चीज़ हमको मिली थी आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की, लेकिन ये क्या था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बट नाउ द सेंटर इन स्टेट इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस साइट एंड ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके बेनिफिट के लिए अब काम करेगा। एंड इट इज़ नियर सन्नति। सन्नति अपने आप में एक साइट है ना। दे आर सन्नति एंड कनगनहल्ली वर स्मॉल एंड ऑर्डिनरी विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर टिल 1986। 1986 तक ये बहुत ही स्मॉल एंड ऑर्डिनरी विलेजेस थे, सन्नति और कनगनहल्ली। एंड 1986 तक वहाँ पे जब काली टेम्पल एट द चंद्रलांबा टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन सन्नति कोलैप्स, वहाँ पे फिर काली टेम्पल विच वॉज एट द चंद्रलांबा टेम्पल कॉम्प्लेक्स दैट कोलैप्स्ड इन सन्नति। उसके बाद से फिर ये न्यूज़ में आया, दोबारा से इसका रिवाइवल, ये सारी चीज़ें शुरू हुई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। आर्टिफिशियल डाइट फीडिंग डिवाइस फॉर मॉस्किटोज। अब यहाँ पे ICMR का एक वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है जो कि पुडुचेरी में लोकेटेड है। पहले तो ये फैक्ट लिख लो, है ना। जैसे आपका पूछा था NIV पूछ लेता है, NIV पूछा था, वो आपका पुणे में लोकेटेड था। उसी तरीके से ICMR का वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर, अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये पुडुचेरी में है। और उसने
पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है 2 प्रोडक्ट्स के लिए। एक तो आर्टिफिशियल डाइट बनाई गई है मॉस्किटोज के लिए और एक फीडिंग डिवाइस बनाया गया है मॉस्किटोज के लिए, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल डाइट भी बनाई गई है मॉस्किटोज के लिए और फीडिंग डिवाइस भी बनाया गया है मॉस्किटोज के लिए। और ये क्यों बनाया गया? ऑब्वियसली बनाया इसलिए गया है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, मच्छरों को थोड़ा वहाँ पे एक मतलब उनकी ग्रोथ करते हैं, उनकी नर्सरी टाइप की बना रखी है उन्होंने, लेबोरेटरी बनाई है ताकि मॉस्किटोज ग्रो हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे जो जूनोटिक डिसीजेज हैं जो जिसमें वेक्टर के रूप में काम करता है, मॉस्किटोज को स्टडी करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें मॉस्किटोज की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जब मॉस्किटोज की जरूरत पड़ेगी तो उनको हमको फीड देना पड़ेगा। फीड कैसी देंगे? जो ब्लड लाइक फीड हो, हमारे ह्यूमन बींग्स के जो ब्लड है उससे मैच करता हो। तो ये यहाँ पे ICMR का जो वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है पुडुचेरी का, उसने ये चीज़ बनाई है, याद रखेगा इसको। ग्लेशियर्स इन द द्रास आर रिसीडिंग फास्ट। तो यहाँ पे जो डिकेडल पेस है एट विच द ग्लेशियर एट द द्रास रीजन, द्रास रीजन कहाँ पर है? यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे आप यहाँ पे ये आपका जम्मू कश्मीर का अगर रीजन है, हमारा जम्मू वाला पार्ट है अगर, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रांस हिमालयन रेंज में आता है। द्रास जो रीजन है वो ट्रांस हिमालयन है ना, ट्रांस हिमालयन में आता है, मतलब वो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, इस बार पार्ट नहीं आता। ट्रांस जो काराकोरम वाला पार्ट है ट्रांस हिमालयन का, वहाँ आता है, ठीक है ना। तो द्रास रीजन ट्रांस हिमालयन का पार्ट है एंड इट इज़ अ की बैटल ग्राउंड इन लद्दाख ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वॉर के टाइम पे एक की बैटल ग्राउंड भी था। और वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत जल्दी रिसीड हो रहे हैं, उनका पेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ हैपनिंग। एनवायरमेंटल स्टडी की रिपोर्ट है जिसमें ऐसा बताया गया है। अब क्या इसी न्यूज़ में ब्लैक कार्बन का भी जिक्र है कि ब्लैक कार्बन जो है उसके कारण से भी ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ब्लैक कार्बन या फिर सूट बोलते हैं, एक फाइन पार्टिकुलेट मैटर है एंड इट इज़ फाउंड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड एंड अदर फ्यूल्स, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है फॉसिल फ्यूल्स का, वुड का या अदर फ्यूल्स का, तो ये बनता है एंड द कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्टिकुलेट मैटर रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन से जो ये मिक्स बनता है इसको सूट बोलते हैं, उसी में से इसको हम ब्लैक कार्बन कहेंगे। एंड दिस कंबशन मतलब कंप्लीट क्यों नहीं होता? क्योंकि मतलब इनकम्प्लीट कंबशन के कारण ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो वोलेटाइल कंपाउंड्स है, ये सब रिलीज होते हैं, ठीक है ना। एंड ब्लैक कार्बन की प्रॉपर्टीज में ये याद रखिएगा कि शॉर्ट लिव्ड होता है, और शॉर्ट लिव्ड होता है मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड से जब आप कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड रहेगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ, मतलब इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एमिटर है ब्लैक कार्बन का इन द वर्ल्ड एंड एमिशन जो एक्सपेक्टेड है टू इंक्रीज इन ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स एज वेल। तो ये जब CO2 से आप कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेरिजन में ये शॉर्ट लिव्ड तो ज़रूर होता है, बट इसकी जो ग्रीन हाउस को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। दैट इज़ अनदर थिंग्स विच इज़ देयर। अब म्यूऑन का नाम आया था, तो म्यूऑन के बारे में बता दूं। म्यूऑन इज वन ऑफ द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। याद रखिएगा अगर म्यूऑन आपसे MUON म्यूऑन के बारे में कोई पूछे तो याद रखिएगा इट इज़ अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट इज़ द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, है ना, मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स जब आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है म्यूऑन के बारे में। म्यूऑन्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, बट उनका वेट जो होता है दैट इज मोर देन 207 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन से 207 गुना ज़्यादा उनका वजन होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा दिस इज द थिंग विच इज़ देयर। म्यूऑन का और जब हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन का वेट, तो म्यूऑन का वेट 207 गुना ज़्यादा होता है। म्यूऑन इज अ पार्ट ऑफ द लेप्टॉन ग्रुप। ये लेप्टॉन ग्रुप का पार्ट है, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में इंटर नहीं करना है, लेकिन याद रखना है इसको कि ये लेप्टॉन ग्रुप का पार्ट है एंड दैट इज़ अनदर थिंग एंड दे आर नॉट मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। म्यूऑन इज अफेक्टेड बाय ओनली 3 ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स। तो लेप्टॉन्स को भी केवल जो आपके फंडामेंटल फोर्सेज हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं, उनमें से केवल 3 ही इंपैक्ट करते हैं। उसी तरीके से म्यूऑन्स को भी केवल 3 ही फंडामेंटल फोर्स इंपैक्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भैया 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते कौन कौन से? तो ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये 4 हैं, आपके याद रखिएगा। ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, दीज आर द 4 बेसिक फैक्ट्स, 4 बेसिक फोर्सेस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो म्यूऑन पार्टिकल हैं वो रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं एंड इनका लाइफ स्पैन केवल 2.2 माइक्रोसेकेंड्स का होता है बिफोर इट डिकेज इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड 2 सुपर लाइट वेट पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रिनोस, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये 2.2 माइक्रोसेकेंड का इनका लाइफ स्पैन होता है। इसके बाद ये डिके हो जाते हैं इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड 2 सुपर लाइट वेट पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रिनोस। तो एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रिनोस में फिर डिके हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको याद रख सकते हैं, ठीक है ना।
अब एंशियंट जॉबोन डग अप इन स्पेन्स बरगॉस सिटी, तो मैं आपको बस नेम बताना चाहता था कि एक जॉबोन मिली है बरगॉस सिटी में, तो बरगॉस सिटी की लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पर है, स्पेन में है। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। और अभी जो लास्ट आज में आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वैसे यहाँ पे ये आर्टिकल आया तो ज़रूर है, पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने ये किया है कि जो भी पहले क्या होता था कि इन्वायरमेंटल लॉज में, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो सज़ा थी वो 5 साल तक की थी और फाइन था, ठीक है ना, फिर अगर रिपीट ऑफेंस होता है तो 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। तो अब इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई इसको अब केवल सिविलियन यानी कि सिविल पेनाल्टी में कन्वर्ट कर देंगे, केवल फाइन लगाया करेंगे, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने तो कह दिया, बोला फाइन ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन इससे बस वही डिबेट है कि इससे डेटरेंट का काम नहीं कर पाएगा ये, और जो लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं वो खुलेआम फिर उसमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे जैसा ये करते थे, है ना। तो दैट माइट बी द केस। और यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अभी एक और नया चेंज कर रहे हैं कि एक एडजुडिकेशन ऑफिसर भी प्रपोज किया गया है कि एडजुडिकेशन ऑफिसर डिसाइड करेगा कि क्या पेनल्टी लगेगी इन्वायरमेंटल वायलेशन के केस में, ठीक है ना। और जो फंड कलेक्ट होंगे पेनल्टी से वो एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में जाएंगे और फिर उसके बाद फिर उनका यूज़ किया जाएगा। और जो फाइन रहेगी, पेनल्टी रहेगी, वो 5 लाख से 5 करोड़ तक की लग सकती है, ठीक है ना, 5 लाख से 5 करोड़ तक की लग सकती है। एंड लेकिन जेल टर्म के ऊपर अब इसको रिमूव करने का चल रहा है, तो अब देखा जाएगा किस तरीके से आगे बढ़ती हैं चीज़ें, लेकिन जो मैंने आपको बताई वो याद रखेगा। दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।